अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान वनडे इंटरनेशनल में कप्तान बरकरार, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम वनडे स्क्वाड में शामिल। वनडे में तकरीबन 7 तब्दीलियां हैं। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान का स्क्वाड फिर तब्दील। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। बाबर और शाहीन की टीम में वापसी, रिजवान होंगे कप्तान। इमामुल हक, खुशदिल शाह, इरफान नियाजी, वसीम जूनियर वनडे टीम से ड्रॉप। फखर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, शाहीन आफरीदी की वनडे टीम में वापसी। हसन नवाज भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन गए। T20 में भी सीनियर बॉलर्स का कमबैक। हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन आफरीदी को वेस्ट इंडीज का टिकट मिल गया। सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल और अब्बास आफरीदी जगह बरकरार ना रख सके। कौमी टीम दुबई से अमेरिका के लिए रवाना होगी। इतवार को टीम अमेरिका पहुंचेगी। T20 सीरीज 1 अगस्त से शुरू होगी। वनडे सीरीज का आगाज 8 अगस्त से होगा। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। टीम देख के आपको क्या लग रहा है? दोनों टीमें वनडे चल रहा था, होगा नहीं होगा, ये 6 T20 बन जाएंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अब हमें यही लग रहा है कि यही दोनों चीजें हो रही हैं। वनडे के हवाले से वनडे भी खेलते रहना चाहिए साथ साथ, इसलिए कि 2027 अभी पता भी नहीं चलेगा, आ जाएगा। और उसकी कट ऑफ डेट मार्च 2027 है रैंकिंग की। अगर आप रैंकिंग में टॉप 8 में हुए या टॉप 9 में भी हुए तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे, इसलिए कि टॉप 8 में एक होस्ट भी आ सकता है, साउथ अफ्रीका। तो रैंकिंग भी आपको बढ़ानी है, आपको अपने वनडे के प्लेयर्स भी स्पॉट करने हैं कि कौन कौन से प्लेयर हमारे वनडे के हैं, कौन कौन से प्लेयर हमारे T20 के हैं। T20 से उठा के अब हसन नवाज को ODI में भी रखा है। हो सकता है उनमें इतना टेम्परामेंट हो कि वो 50 ओवर की क्रिकेट भी खेल सकें। तो ट्रायल एंड एरर पे चल रही है यही। अगर T20 वाले ट्रायल एंड एरर हम T20 वर्ल्ड कप के बाद कर देते पिछले साल जून जुलाई में, उस वक्त हमारी 1-2 सीरीज हो जाती हैं कोई छोटी टीमों से, तो हम अपने नए प्लेयर ट्राई कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त बहुत देर भी हो गई। अब ट्रायल एंड एरर बेसिस पे और एट द एंड बिल्कुल आखिर में जाके अगर हम उन प्लेयरों को लेके आए जिनको हमने निकाला हुआ है अभी T20 से, तो वो बड़ा गलत हो जाएगा और हमारी सारी प्रिपरेशन खराब हो जाएंगी। लेकिन वेस्ट इंडीज का टूर और उसके बाद एशिया कप आपका लिटमस टेस्ट होगा कि आपकी T20 की टीम किधर जा रही है। अच्छा, आप दोनों स्क्वाड को देखते हैं तो आपको कौन से प्लेयर इस वक्त आउट ऑफ प्लेस नजर आते हैं, जिनका आपको? ऑब्वियसली मोहम्मद नवाज तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पहले उनको इस सीरीज में लिया, फिर तीनों मैच खिला दिए, तीसरे मैच में उन्होंने अच्छा भी कर दिया, अभी एक और वनडे में भी अब आपने डाल दी। रेगुलर चांस मिलते हैं नवाज को। जब भी नाम आता है तो मुझे आपका बेटा याद आ जाता है, जिसका फेवरेट प्लेयर है। मासूम बच्चों को होता है, बेचारों को अभी इतनी समझ नहीं है, उसको क्रिकेट की हो जाएगी जल्दी। तो पहले 2 T20 में कुछ भी नहीं किया। और नवाज का जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, उस पे बड़ा अजीब सा लगता है कि बॉडी लैंग्वेज इतनी लो, इतनी पुअर। तुमने इतने मैच खेल लिए, अब तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। जडेजा को देखो कि जडेजा अगर 2 दिन सो के भी ग्राउंड में आएगा ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग ही नजर आएगी। सचिन रविंद्र को आप देखो, जब भी उसको आप देखोगे आपको पता चलेगा कि यार क्या स्पार्क है इस लड़के में। बॉडी लैंग्वेज से प्लेयर अपना 50% तो शो कर देता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। अब वो बहुत लकी है कि सलमान आगा उसको लाइक करता है, उसको परफॉर्मेंस पे नहीं, उसको उसके टैलेंट पर या उसकी एक रेपुटेशन है उसके ऊपर लेके आएंगे। जबकि माइक ऐसा नहीं कहते कि मैं रेपुटेशन पे किसी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो रेपुटेशन पे सिलेक्ट किया, आखिरी मैच में कुछ थोड़ा सा अच्छा किया, लेकिन ODI के फिगर्स बहुत ही मिजरेबल हैं। 18 का बैटिंग एवरेज, 36 का बॉलिंग एवरेज। जो बॉलिंग एवरेज होना चाहिए वो बैटिंग एवरेज, जो बैटिंग वो बॉलिंग। और आखिरी 7 वनडे इंटरनेशनल्स में उसने सिर्फ 2 विकेटें ली हैं, 5 में उसकी कोई भी विकेट नहीं है। ये तो मिडिल ओवर्स में आके आपको स्पिन बॉलिंग करा के अपना थोड़ा रन भी रोकना है और 1-2 विकेटें भी लेनी है। तो इस तरह का पुअर रिकॉर्ड है। गुड लक टू हिम। वो बड़ा लकी है कि वो इस सारे परफॉर्मेंस के बावजूद भी माइक हैसन के टाइम पे आया है, जिनको आधा तीतर आधा बटेर वाले प्लेयर जरा ज्यादा पसंद है। और सलमान आगा भी उसको बैक कर रहा है। T20 में तो सलमान आगा की ही रिकमेंडेशन पे वो टीम में आया। ODI में पता नहीं किसकी उस पे आया है, शायद माइक हैसन ने कहा हो कि मुझे ODI में भी चाहिए नवाज जैसा ऑलराउंडर। तो अल्लाह खैर करे उसके साथ, गुड लक टू हिम। बिल्कुल ठीक है। इन एंड आउट के हवाले से हमने ग्राफिक भी बनाई है, वो भी स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं। ड्रॉप प्लेयर्स में आकिब जावेद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान नियाजी, तैयब ताहिर।
शाहिद साहब, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे कि ये प्लेयर्स जो हैं ये अब हमारी कहाँ स्कीम ऑफ प्लान्स में कहाँ है? इरफान खान नियाजी का क्या हुआ? जल्दी जल्दी हम निकाल भी देते हैं। आप जैसे इस T20 सीरीज में बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की सलमान मिर्जा ने। 3 मैचों में 7 आउट हैं, दोनों टीमों की तरफ से हाईएस्ट, इसलिए वो उनके बांग्लादेश के तो पेसर्स तीनों मैच कोई भी नहीं खेला गालिबन। तस्कीन ने भी 2 खेले, मुस्तफीज ने 2 खेले, शरीफुल ने 2 खेले। तो सलमान मिर्जा ने जब 7 आउट किए थे तो एज अ 16 मेंबर इट डिजर्व्स कि वो उसको भी T20 के स्क्वाड में होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि दुनिया में बाकी भी जब आप ट्राई कर लेते हैं, हमें पता चल गया ये हमारा टैलेंट है, अब इसको बाहर कर दिया, अब जिसकी जगह है वो आएगा। ऐसा बहुत होता है, हमने बड़ी एग्जांपल देखी। तो वो ट्राई करते हैं। सलमान मिर्जा को 50 T20 इंटरनेशनल थोड़ी खेल लिए, 3 ही T20 इंटरनेशनल खेले। उसको बांग्लादेश में आपने ट्राई किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, आप उसको एज अ 16 मेंबर, जब आपने ओडीआई में ज्यादा प्लेयर सेलेक्ट किए, एक प्लेयर और उसका दिल रह जाता कि मैंने इतनी अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और मैं टीम से बाहर हो गया। एक मैच में तो वो मैन ऑफ द मैच भी था गालिबन, या नहीं, साहबजादा फरहान था। तो उसने 3 आउट किए, कल टॉप ऑर्डर उड़ाया। तो आप उसको एकदम से डीमोटिवेट हो जाता है। हाँ, अगर उसने 10-12 T20 खेले होते तो आप चलो कह देते कि हम उसे रेस्ट दे रहे हैं, हम किसी और प्लेयर को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कल के मैच के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली सीरीज तो हम हार ही चुके थे। तो कल का मैच पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ 70 रन से, और इसमें शानदार परफॉर्मेंस रही साहबजादा फरहान की। 63 की बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेली। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सीरीज तो हार गए मगर आखिरी मैच में जीत हासिल कर ली। ओपनिंग पेयर बदला, परफॉर्मेंस भी बदल गई। साहिबजादा फरहान मौका मिलते ही छा गए। साइम के साथ 82 रन का शानदार आगाज दिया। साइम ने 21, फरहान ने 63 रन बनाए। मोहम्मद हारिस फिर नाकाम हुए, मगर हसन नवाज ने बर्क रफ्तार 33 और मोहम्मद नवाज ने 27 रन जोड़कर 178 रन बोर्ड पर लगाए। जवाब में सलमान मिर्जा के तबाहकुन स्पेल ने बांग्लादेश की आधी टीम पावर प्ले में ही ठिकाने लगा दी। पूरी टीम 104 रन पर ढेर हुई। 3 मैच की सीरीज 2-1 से टाइगर्स के नाम रही। शाहिद साहब, ये मैच देखने के बाद मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या माइक हैसन को, क्या टीम मैनेजमेंट को इसके बाद अफसोस हो रहा होगा जो उन्होंने किया साहबजादा फरहान के साथ, कि वो प्रूव कर चुका है अपने आप को। और यहाँ थोड़ी पिचेस भी डिफिकल्ट थी, वो फंस के खेलने वाला प्लेयर भी है, वो ऐसे खाली आड़े टेढ़े शॉट नहीं लगाता। कल बहुत अच्छा खेला, कल बहुत अच्छा खेला। उन्होंने वहां से लीड ऑफ किया जहां से बांग्लादेश की होम सीरीज खत्म की थी। वहां पे साइम और फखर खेल रहे थे। साहबजादा को 1 मैच में 2 मैच में चांस मिला, वो इतना अच्छा नहीं कर सके। लेकिन साहबजादा फरहान ने कल ये साबित किया ही शुड बी द फर्स्ट चॉइस। फखर की जगह नहीं। अब आप T20 में देखें, साइम की जगह आप खतरे में पड़ रही है। उसने ओडीआई में बहुत अच्छा किया। अगेन एक मैच में रन आउट हुआ, कल भी वो रन आउट होते होते 2 दफा बचा। तो इतनी T20 क्रिकेट खेल ली, टेस्ट मैच खेल लिए, वनडे खेल लिए, उसके बावजूद इस तरह की टेंटेटिव रनिंग। तो साइम अयूब का थोड़ा सा लग रहा है कि अब वो उस वाले दरवाजे पे खड़ा है कि अगर उसने रन नहीं किए तो फखर वापस आएगा। फखर की बड़ी बात है कि कल फखर ने रेस्ट किया और उसने टीम मैनेजमेंट को कहा कि नहीं, मेरी जगह आप साहबजादा फरहान को खिलाएं। तो साहबजादा फरहान का खेलना कितना अच्छा साबित हुआ। लेकिन अब साहबजादा फरहान को भी कीपिंग सीखनी पड़ेगी। जिस तरह बाबर आजम पानी में डाइव लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है वो कीपिंग सीखने वाले हैं। बिल्कुल सही है। बाबर आजम भी कीपिंग सीखेंगे तो वो टीम में आएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये सुफियान मुकीम के वीजा लगाते क्यों हैं? क्योंकि कभी उसका पासपोर्ट देख के किसी ने पूछ लिया कि पर्पस ऑफ द ट्रिप क्या था, तो खिलाते तो उसको कहीं है नहीं। एक ट्रैवलिंग हैट भी दे दें उसे, हैट के जो टूरिस्ट को देता है, ताकि वो बेचारा इधर उधर करके। उसके साथ ज्यादती है, उसको जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका वाले टूर पे भी एक ही मैच में थोड़ा उसको पिटाई हो गई, उसकी रन्स बन गए। हेनरिक क्लासन के आगे कौन स्पिनर चलेगा? लेकिन वो एक एक्सपीरियंस होता है यंग प्लेयर के लिए कि जब उसको पिटाई लगती है। उसकी एशियन गेम्स के फाइनल में भी बांग्लादेश के खिलाफ उसकी पिटाई लगी थी, 2 ओवर में उसके 32 रन बने थे। लेकिन वो सीखेगा, वो एक अच्छा रिस्ट स्पिनर है और बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है एक रिस्ट स्पिनर आपके लिए वाइट बॉल क्रिकेट में। तो उसको चांस देना चाहिए, उसको टूरिस्ट न बनाए। तो अब वो इतने ब्रेक के बाद आता है, उसका हर गेम उसके लिए डेब्यू गेम बन जाता है। लेकिन लकीली उसको 3 मैच ना खिलाने के बाद ड्रॉप नहीं किया, उसको टीम के साथ रखा है। इसको प्रेस करना चाहिए और उसको ना सिर्फ T20 में बल्कि उसको वनडे का भी हिस्सा बनाया। मेरा एक बड़ा लगेगा कि शायद नॉन सीरियस बट सीरियस सवाल है, ये हमारा कोच क्या गांव से आया है? पहले तो इनको ये नहीं पता था कि बांग्लादेश में ऐसी विकेटें होती हैं। इतने एक्सपीरियंस के बाद फिर आप बांग्लादेश में खेल रहे हैं और आपने अबरार को भी बिठा दिया, आपने सुफियान मुकीम को भी नहीं खिलाया। तो ये क्या प्लानिंग थी? मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा है
बांग्लादेश से कुछ भी क्रेडिट नहीं ले रहे, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया अपने घर में, लेकिन हमने भी तो अपने आर्सेनल पूरी तरह से रेडी नहीं किया। हमारी टीम सही नहीं थी। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि आपको विकेट की सबकी कंडीशन, आपको मैच की वेन्यू की कंडीशन आपको एसेस करनी होती है। फिर आपने दुरुस्त 11 प्लेयर्स का इंतखाब करना होता है। थोड़ा सा अगर होमवर्क करके पूछ लेते या कहीं से और जान लेते तो उनको पता हो जाता कि बांग्लादेश में ये 2 वेन्यूज हैं जहां ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल पे बॉल ऊपर भी नहीं आती, बॉल डबल पेस भी होती है, स्पिनर्स को भी मदद करती है। तो पहले मैच के हारने के बाद जिस तरह उन्होंने आके कहा, उन्होंने अलबत्ता ये जरूर माना कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन आपको पता था कि बांग्लादेश की पिचेस किस तरह की होती हैं। आप कोई 20 साल बाद नहीं गए बांग्लादेश, अभी आप 2021 में गए थे, उसके बाद भी आप टेस्ट मैच खेलने गए, तो आपको पता होता है वहां की पिचें कैसी होती हैं। तो वो एक्सक्यूज इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अगर पहले मैच की थोड़ी सी प्लानिंग या दूसरे मैच की थोड़ी सी प्लानिंग अच्छी होती तो हम ये सीरीज नहीं ऐसा होता। बिल्कुल सही बात है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक हमारे। Glad to have you back once again to Sports Room। बात हो रही थी पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के हवाले से, और कल जो T20 सीरीज का इख्तिताम हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें हमारी परफॉर्मेंस क्या रही। जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है उसके हवाले से भी एक ग्राफिक है, वो आपको दिखाते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी बैटिंग ने कितना शानदार परफॉर्म किया इस सीरीज में। सलमान अली आगा कैप्टन, बेस्ट एवरेज बेस्ट 12, एवरेज भी 12, स्ट्राइक रेट 58.5। साइम अयूब 3 मैचेस में 28 रन, बेस्ट 21-9 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 121। हसन नवाज के 33 रन्स किए हैं एक ही गेम में, एवरेज 11 का। मोहम्मद नवाज ने 3 मैचेस में 30 रन किए, 27 बेस्ट, 10 का एवरेज। मोहम्मद हारिस का 3 का एवरेज। फ़खर जमान क्योंकि 2 ही मैच खेले थे, 44 उनका बेस्ट है, 26 का एवरेज। तो ये परफॉर्मेंस देखकर अफसोस हो रहा है कि हमारी बैटिंग कहाँ है। और इसमें जो मैं मोहम्मद हारिस की बात कर रहा था कल, तो वो सिर्फ वो जो जैसे नहीं होता कोई पुराना पंखा उसका वो घूमता रहता है, ऐसे अपना बैट इधर उधर घुमा रहे थे जब तक वो कैच आउट नहीं हुए। अफसोस तो मेरा ख्याल है अंडरस्टेटमेंट है। लेकिन T20 क्रिकेट खेलने के लिए भी आपको ये नहीं है कि जिस तरह सलमान आगा कह रहे हैं कि इंटेंट शो करना चाहिए, मार धाड़ करो, ये करो उठा के, लेकिन आपको अडेप्ट करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि ये पिच मार धाड़ वाली नहीं है, तो आपको थोड़ा देखभाल करके खेलना चाहिए। किसी भी प्लेयर ने नहीं किया कल। जिस तरह साहबजादा फरहान ने इनिंग्स खेली, शुरू में थोड़ा सा आराम से, उसके बाद उसने मारना शुरू किया। और आप ये देखेंगे 3 मैचों में पाकिस्तान का टोटल जो सबसे हाईएस्ट है वो 63 है, और 63 वाले ने एक ही मैच खेला है। बाकी उसके बाद शायद 60 है फखर का, उसके बाद और लोअर आते रहते हैं। और सलमान आगा ने जिस तरह इंटेंट शो किया था न्यूजीलैंड में, बांग्लादेश की सीरीज में, होम सीरीज में, तो उसको भी चाहिए था कि थोड़ा सब्र करके पहले आप कंडीशन को देखो, एसेस करो पिच कैसी है, उसके बाद मारधाड़ करना शुरू करो। ये तय कर लेना कि कोई भी प्लेयर जो है 45 गेंदों से या 40 गेंदों से ज्यादा नहीं खेलेगा, वो आपकी टीम की डाउनफॉल का बाइस बने। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल शायद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है वेस्ट इंडीज में? वेस्ट इंडीज में मुश्किल सीरीज होगी, स्पेशली T20। वेस्ट इंडीज पहले 2 T20 ऑस्ट्रेलिया से हारा है। कमाल की ऑस्ट्रेलिया की टीम है कि वो अपने नए प्लेयर लाकर, उन्होंने नए प्लेयरों को एकदम से नहीं लाए, वो नए प्लेयरों को थोड़ी थोड़ी क्रिकेट खिलाकर, साथ में बिठाकर, साथ में 1-2 मैच खिलाकर ग्रूम करते हैं। मिच ओवन में देख रहा था 2021 से T20 क्रिकेट खेल रहा है, सिर्फ 22-23 साल का है। 4 साल जिसने अगर ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक T20 क्रिकेट खेल ली, वो कुंदन में भट्टी में पककर कुंदन बन जाता है। इसी तरह जॉश इंग्लिश को साथ रख कर उन्होंने उसको कुंदन बना दिया, कैमरून ग्रीन को बना दिया। तो हमें भी इसी तरह चाहिए। वेस्ट इंडीज में T20 सीरीज पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो। बहुत शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे आज, तमाम चीजों पर हमने बात की। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।